दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? क्या रहा भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में? तो वो रहा 116वां। कौन सा? 116वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत 147 देशों की सूची में 116वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले 2 स्थानों का सुधार हुआ है। साल 2025 में ये जो स्थान था वो आपका भारत का 118वां स्थान था। फिनलैंड जो लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, ये उसका 9वां साल है जो सबसे जो खुशहाल देश बना हुआ है, ये सबसे टॉप पर रहा है। इसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है। युद्ध और मानवीय संकट से जूझा रहा अफगानिस्तान इस सूची में सबसे नीचे यानी 147वें पायदान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वीं बार सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो कौन बना? वो आपका बना फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। जो इस साल की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे टॉप पर रहा वो रहा आपका फिनलैंड, फिर आपका रहा आइसलैंड, फिर डेनमार्क, फिर कोस्टा रिका और फिर स्वीडन। फिनलैंड और अन्य नॉर्डिक देशों के लगातार शीर्ष पर रहने के पीछे वहाँ की मजबूत सामाजिक नीतियाँ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, उच्च जीवन प्रत्याशा, आपसी विश्वास और मुफ्त उच्च शिक्षा जैसी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भव्य योजना के तहत कितने इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? कितने पार्क विकसित किए जाएंगे भव्य योजना के तहत? तो किए जाएंगे 100। कितने? 100। भव्य भव्य की आपकी फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। क्या? भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत देश भर में 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 33,660 करोड़ का बजट, कितना बजट है इसका, इन पार्क्स का? 33,660 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निवेशकों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ाना और लगभग 15 लाख नए रोजगार पैदा करना है। पहले चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर 50 इंडस्ट्रियल पार्कों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भव्य योजना की कुल लागत कितनी है आपकी? अभी बताया था कितनी है? 33,660 करोड़। कितनी? 33,660 करोड़ इसकी आपकी बजट है, कुल लागत है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 1 करोड़ प्रति एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बाहरी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के परियोजना लागत का 25% तक अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ये आपका जो बनेगा ये अगले 6 वर्षों ये अगले 6 वर्षों के लिए है। 2026-27 से 2031-32 तक की अवधि में खर्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय दम सुरक्षा प्राधिकरण NDSA का नया कार्यालय कहाँ उद्घाटित किया गया? कहाँ उद्घाटन किया गया इस नए कार्यालय का? तो वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का ये जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में बना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर श्री CR पाटिल ने 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के RK पुरम वेस्ट ब्लॉक सेकंड में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA नेशनल डैम सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के जो दौरान है वो बांध सुरक्षा से कुछ जो तकनीकें हैं और जो पहलू हैं उनकी शुरुआत की गई। NETRA नेत्रा NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI, यह एक AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नौसेना की प्रयोगशाला WESEE के सहयोग से तैयार किया गया है। यह बांधों की सुरक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट का तेजी से विश्लेषण करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य है जो देश के बड़े बांधों की सुरक्षा होता है और निगरानी करना और राज्यों के बीच समन्वय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिलीफ योजना किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के हेतु शुरू की गई है? रिलीफ योजना किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है? रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है? रिलीफ का फुल फॉर्म है रेसिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। रेसिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट
फैसिलिटेशन, निर्यात सुगमता के लिए लचीलापन और रसद हस्तक्षेप। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यातकों को जो एक्सपोर्टर्स, क्या इसका आंसर होगा एक्सपोर्टर्स को सहायता प्रदान हेतु शुरू किया गया है। पश्चिमी एशिया जैसे विशेषकर खाड़ी क्षेत्र और समुद्री गलियारे में जारी भू राजनीतिक तनाव और संघर्षों के कारण भारतीय निर्यातकों को माल भेजने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस योजना का उद्देश्य वहाँ बढ़े हुए समुद्री भाड़े, जो फ्लाइट रेट्स हैं, उनके लिए भारी बीमा प्रीमियम और युद्ध संबंधी जोखिमों से निर्यातकों को वित्तीय सुरक्षा देना होता है। सरकार ने इस समयबद्ध योजना के लिए 497 करोड़, कितना है इसका बजट, इस योजना का 497 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया है। इस योजना को ECGC लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग कितनी क्षमता विकसित की जाएगी? कितनी क्षमता विकसित की जाएगी? वो की जाएगी आपकी 1500 मेगावाट। कितनी? 1500 मेगावाट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूर की गई लघु जल विद्युत विकास योजना, क्या जल विद्युत विकास योजना जो SHV है, स्मॉल हाइड्रो पावर के तहत देश भर में लगभग 1500 वाट की नई स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए लागू की गई है, जिसके लिए सरकार ने 2584 करोड़, कितना बजट है? 2584 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया है। इसके अंतर्गत 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। विकेंद्रीकृत होने के कारण, डिसेंट्रलाइज होने के कारण इन प्रोजेक्ट से बिजली ग्रिड की रीच दूर दराज के गांवों तक बढ़ेगी, ट्रांसमिशन का नुकसान कम होगा और निर्माण के दौरान 51 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण, क्या ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण, ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे GBNMS किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किस मंत्रालय शुरू किया गया? तो वो किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा विकसित किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस शुरू की गई जो पहल है वो ये है। कब लॉन्च किया गया? सरकारी संस्कृति मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण की जो शुरुआत की वो 16 मार्च 2026 को की। कब की? 16 मार्च 2026 को की। भारत के विभिन्न राज्यों, धार्मिक स्थलों, पुस्तकालयों, मठों, मंदिरों और निजी संग्रहों में बिखरी हुई प्राचीन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपि हैं, की पहचान करना, उनका जियो टैग्ड डेटाबेस तैयार करना और एक राष्ट्रीय पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्र बनाना है। इसके लिए कितना बजट है? इसके लिए आपका बजट है 491 करोड़। कितना? 491 करोड़। इस मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्राचीन लिपियों को पढ़ने और अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फरवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? कितनी रही भारत की बेरोजगारी दर? तो वो रही 4.9%। कितनी रही? 4.9%। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत की कुल जो बेरोजगारी दर रही वो आपकी रही 4.9% रही। कितनी रही? 4.9% पर आ गई। जबकि जनवरी 2026 में ये दर 5% दर्ज की गई थी, मतलब 1% आपकी घट गई। फरवरी 2026 के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में अच्छा सुधार देखा गया और यह जनवरी के 7% से घटकर 6.6% रह गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरों में रही वो 7% थी जनवरी में, जो घटकर रही 6.6%, और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.2% पर आ गई है। देश में महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी उल्लेखनीय कमी आई है। जो जनवरी 5% 6% थी जनवरी में, वो 5.1% पर आ गई है।
कौन जारी करता है? इसे जारी करता है सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई की डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो वो जारी किया गया छठा। कौन सा? छठा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2026 में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का छठा संस्करण जारी किया गया। यह जागरूकता सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च तक देश भर में मनाया गया। DPAW 2026 का जो मुख्य फोकस रहा वो रहा धोखाधड़ी की रोकथाम और सुरक्षित लेन देन पर रहा, जिसकी टैगलाइन थोड़ा ध्यान से रखी गई। इसका उद्देश्य है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित बैंकिंग आदतों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क करना, जैसे OTP न शेयर करना, पैसे प्राप्त करने के लिए QR कोड स्कैन करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नायोग्या प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की थी? नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस मंत्रालय ने प्रस्तुत की? तो वो प्रस्तुत की MOEFCC या MOEFCC। अब इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नागोया प्रोटोकॉल की कार्यान्वयन पर भारत की जो पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट है वो इन्होंने प्रस्तुत की MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। भारत ने यह रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सचिवालय को सौंपी। यह ऐतिहासिक रिपोर्ट 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान भारत में हुए प्रयासों को कवर करती है। भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस जारी करने में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जो दुनिया भर में जारी कुल प्रमाण पत्रों का 60% से अधिक है। इसका क्वेश्चन आता है, FSSAI लाइसेंसों की स्थायी वैधता कब से लागू होगी? किसकी? FSSAI लाइसेंसों की स्थायी वैधता तो वो होगी 1 अप्रैल 2026 से। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पेश किए गए नए नियमों के तहत खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण की स्थायी जो वैधता है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। पहले व्यवसाय को हर 1 से 5 साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ता था। अब एक बार लाइसेंस मिलने के बाद यह जीवन भर वैध रहेगा, जब तक कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण उसे रद्द नहीं किया जाएगा। पहले हर 5 साल में उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भले ही बार बार रिन्यूअल फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया है, लेकिन व्यवसाय को अपनी एनुअल फीस जो सालाना शुल्क है वो हर साल जमा करना होगा। ऐसा न करने पर लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है। सालाना टर्नओवर सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख 1.5 करोड़ तक कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2026 के तहत 2014 के तहत पहले से पंजीकृत ठेले पटरी और फूड ट्रक वालों को अब FSSAI के तहत ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल जीवन मिशन 2.0 को कब तक बढ़ाया गया है? कब तक बढ़ाया गया है जल जीवन मिशन 2.0 को? तो वो बढ़ा गया है दिसंबर 2028 तक। कब तक? दिसंबर 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने मार्च 2026 में जल जीवन मिशन को पुनर्गठित और विस्तारित करते हुए दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इस नए चरण को जल जीवन मिशन 2.0 को नाम दे दिया गया है। मिशन के इस नए रूप के लिए जो टोटल आउटले बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8.69 करोड़। कितना? 8.69 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी आपकी 3.59 लाख करोड़। यह चरण बुनियादी ढांचा तैयार करने के बजाय सेवा वितरण पर केंद्रित होगा। इसका मतलब है कि अब केवल नल कनेक्शन लगाने पर नहीं, बल्कि नियमित और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को और मजबूत बनाने के लिए जल अर्पण और जल उत्सव जैसी पहल शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, PM मोदी ने असम में कितने करोड़ रुपए की इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की? कितने करोड़ रुपए की इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत? तो वो की 526 करोड़। कितना? 526 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जल मार्ग
2 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर कनेक्टिविटी, रसद और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 526 रुपये करोड़ की विभिन्न अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास किया। इस निवेश के तहत कुल 4 मुख्य परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पांडु पोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर। कौन सा? पांडु पोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर। गुवाहाटी के पांडु पोर्ट को नेशनल हाईवे 27 से जोड़ने के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से बने एक उन्नत एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। दूसरा आता है मैरीटाइम स्किल सेंटर। कौन सा? मैरीटाइम स्किल सेंटर। और तीसरा आता है क्रूज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बनी? 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी तो वो बनी NMDC। कौन सी? NMDC। NMDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत के खनन इतिहास की पहली कंपनी बन गई है। मार्च 2026 के अंत तक NMDC ने रिकॉर्ड 53.15 कितना मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया? 53.15 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 21% की शानदार वृद्धि है। इस रिकॉर्ड उत्पादन को छत्तीसगढ़ की फिंडरल एवं बचेली खदानों और कर्नाटक की डोनीमलाई खदानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से गति मिली। भारत सरकार के 2030 तक देश की स्टील उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक का पहुंचाने का लक्ष्य है। कितना? 300 मिलियन टन का पहुंचाने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2030 तक। NMDC ने साल 2030 तक अपनी लौह अयस्क उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 100 मिलियन टन से अधिक करने का रोड मैप तैयार किया है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियोस शाम को मिला करेंगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, स्टैटिक्स की हो, करंट अफेयर्स की हो और यूपी स्पेशल जीके की हो, या क्या आपको हर रोज़ शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मिल जाए करेंगी। तो मैं टाइम बता रही हूँ, 5 से 6 बजे तक मेरी इस चैनल पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो या MCQs अच्छे लगे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ कल सीधे 5 बजे ही। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा।